दोस्तों नमस्कार। A to Z बाई मनीष में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं BPSC AEDO का जो एग्ज़ाम हुआ था 20 अप्रैल 2026 के एग्ज़ाम में इंग्लिश लैंग्वेज के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उस पेपर का हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करेंगे, डिस्कस करेंगे, फुल डिस्कशन करेंगे यहाँ पे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश पूछे जाते हैं तो आपको ये क्वेश्चन ज़रूर देखने चाहिए ताकि आपको पता चले कि एग्ज़ाम का पैटर्न अभी क्या है, एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे दिया गया है, एक पैसेज दिया गया है और 1 से 5 तक के क्वेश्चन के लिए आपको इस पैसेज को पढ़ के और पाँचों क्वेश्चन का आंसर देना है। आप वीडियो को पॉज करेंगे और इस पैसेज को पढ़ेंगे। उसके बाद में आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को यहाँ पे पैसेज को पढ़ चुके हैं। अब हम यहाँ पे कुछ सेंटेंस को अंडरलाइन कर रहे हैं, आप यहाँ पे ध्यान देंगे। पॉलिटिक्स इन द वेस्ट हैव डोमिनेटेड वेस्टर्न आइडियल्स एंड वी इंडिया आर ट्राइंग टू इमिटेट यू। इस अंडरलाइन वाले पार्ट पे ध्यान देंगे, आपको आगे क्वेश्चन बनाने में हेल्प मिलेगी। उसके बाद में आप यहाँ पे देखेंगे where natural resources were insufficient for the inhabitants, the civilization has naturally taken the character of political and commercial aggressiveness. उसके बाद में आप ध्यान देंगे यहाँ पे India has had her own problem constantly before her, it is the race problem. हमने जो भी अंडरलाइन किए हैं सेंटेंस, आप इस सेंटेंस पे ध्यान देंगे, वीडियो को पॉज करके आप फिर से दोबारा पढ़ेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन में पूछा गया है द फंडामेंटल प्रॉब्लम इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज। अब हमने जब अंडरलाइन किया था तो आपने देखा था फंडामेंटल प्रॉब्लम के बारे में डायरेक्ट तो नहीं दिया गया था, लेकिन इंडिया के प्रॉब्लम यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये वाला अगर आप सेंटेंस देखेंगे तो क्या कह रहा है, वी इन इंडिया, यहाँ पे इंडिया हैज़ हैड हर ओन प्रॉब्लम कॉन्स्टेंटली बिफोर हर, इट इज़ द रेस प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है? रेस प्रॉब्लम, यानी कि रेशियल प्रॉब्लम इसको कह सकते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कहा जा रहा है कि यूरोपियंस आर अकॉर्डिंग टू द ऑथर इन जनरल। अब यूरोपियन कैसे हैं अकॉर्डिंग टू ऑथर? तो आप जब पैसेज पढ़े होंगे तो आपको दिखा होगा कि अग्रेसिवनेस का सेंस दे रहा था। तो रेपेसियस यहाँ पे ऐसा ऑप्शन है जिसका मतलब होता है अग्रेसिव, आक्रामक, लूट करने की, जो लूटने की प्रवृत्ति रखता है, उस तरीके के लोगों के लिए रेपेसियस का यूज किया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, द ऑथर एडवाइजेज इंडियंस टू। हमने अंडरलाइन कराया था, इंडियंस को क्या करने के लिए एडवाइस दिया गया है? इमिटेट द वेस्ट। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर डोमिनेटेड वेस्टर्न आइडियल्स। अब इसको भी हमने अंडरलाइन कराया था, तो वेस्टर्न आइडियल्स को कौन डोमिनेट कर रहा था? पॉलिटिक्स। ऑप्शन बी। और पांचवा क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, द रीजन बिहाइंड कॉमर्शियल अग्रेसिवनेस इन द वेस्ट। इसको भी हमने अंडरलाइन कराया है। रीजन बिहाइंड कॉमर्शियल अग्रेसिवनेस इन द वेस्ट का मतलब क्या था, क्या मतलब कारण था? तो इनसफिशियंट नेचुरल रिसोर्सेज। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि जो अंडरलाइन वर्ड है उसके सिनोनिम हमें देने हैं, सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड को हमें मार्क करना है। तो अगर आप चाहें तो पूरा सेंटेंस भी पढ़ सकते हैं, या फिर अगर आपको सिर्फ ये अंडरलाइन वाले वर्ड से भी अगर आपको मिल जाए तो आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पे लॉयल का पूछा जा रहा है, तो लॉयल का मतलब क्या होता है? वफादार, यानी कि फैथफुल। ऑप्शन बी। अब यहाँ पे यू आर ए जेम ऑफ पर्सन। अब जेम ऑफ पर्सन का मतलब क्या होता है कि जो भी व्यक्ति बहुत ही नेक इंसान हो, अच्छे दिल का व्यक्ति हो, बहुत ही शानदार व्यक्ति हो, उसको कहते हैं जेम ऑफ ए पर्सन, यानी कि वो कैसा है? गिफ्टेड पर्सन है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो गिफ्टेड पर्सन है। नेक्स्ट देखेंगे,
अब यहाँ पे 8 से 10 के लिए हमें क्या दिया जा रहा है, यहाँ भी अंडरलाइन कुछ वर्ड दिए गए हैं और हमसे पूछा जा रहा है कि अपोजिट। ठीक है, तो एथलेटिक का मतलब क्या होता है, एथलेटिक्स कौन होता है, जो पूरी तरीके से फिट हो, तो उल्टा क्या हो जाएगा इसका, अनफिट, ऑप्शन ए। डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड का मतलब होता है जो अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं हो, डिससेटिस्फाइड हो, जो निराश हो, हतोत्साह हो, तो उसका अगर एंटो देना हो तो क्या हो जाएगा, सेटिस्फाइड। उसके बाद में लिटिल यूज, लिटिल यूज का हमसे पूछा जा रहा है। लिटिल का मतलब होता है न के बराबर, नेगेटिव वर्ड है ये, तो लिटिल यूज यानी कि न के बराबर यूज, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, वेरी यूजफुल, ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे, अब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे करना है हमें। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि ही वुड हैव ऑन ए ब्रोंज एट लीस्ट इफ ही डैश रन स्लाइटली फास्टर। अब ये जो सेंटेंस दिया गया है कंडीशनल स्ट्रक्चर पे बेस्ड ये सेंटेंस है। थर्ड कंडीशनल जो होता है उसमें वुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3 के साथ में इफ प्लस कुड शुड माइट के साथ में V1 का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे अगर आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो पास्ट में न होने वाले बातों को यहाँ पे बोला जा रहा है, तो पास्ट में न हो सकने वाले बातों के लिए क्या करते हैं, कुड का यूज करते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शैल वी गो डैश टू टेक आवर लंच आउटसाइड टुडे। अब गो के साथ में क्या आएगा, गो आउट। हम लोग बचपन में क्या कहते थे, मे आई गो आउट सर, तो गो के साथ में आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे आगे अगर टू दिया रहता, गो आउट टू, तो सेंटेंस और भी अच्छा स्ट्रक्चर पे बनता, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे भी बोल सकते हैं शैल वी गो आउट टेक आवर लंच आउटसाइड टुडे, ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट है इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम प्लेड ब्यूटीफुली इन द ओलंपिक्स एंड रिफ्यूज टू डैश टिल द एंड। तो अब जो इंडियन वीमेंस हॉकी टीम थी वो ओलंपिक में बहुत अच्छा खेली और लास्ट तक वो रिफ्यूज़ की। किस चीज़ के लिए रिफ्यूज़ की, तो हार मानने से वो इनकार करती रही, मतलब एकदम अच्छे तरीके से खेली, पूरे ताकत से खेली। तो यहाँ पे अगर देखें फ्रेजल वर्ब गिव अप, गिव अप का मतलब होता है हार मान लेना, छोड़ देना, तो हार मानने के लिए तैयार नहीं थी क्योंकि वो रिफ्यूज़ की, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मिल्खा सिंह पास्ड डैश आफ्टर कॉन्ट्रैक्टिंग कोविड-19। अब कोविड-19 से वो संक्रमित होने के बाद में मिल्खा सिंह क्या हुए, मर गए, उनका देहांत हो गया। तो पास्ट के साथ में अगर अवे लग जाए तो पास्ट अवे का मतलब होता है मृत्यु हो जाना, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द इंडियन एथलीट्स वेयर मॉब्ड, मॉब्ड का मतलब होता है घेर लिया जाना, फैन के द्वारा घेर लिया जाता है तो उसे कहते हैं मॉब्ड। तो यहाँ पे मॉब्ड किया गया किसको, एथलेटिक्स को, इंडियन एथलेटिक्स को। डैश दे अराइव्ड एट द दिल्ली एयरपोर्ट। अब जैसे ही वो दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुँचे उन्हें घेर लिया गया, तो जैसे का यहाँ पे अगर हिंदी देखा जाए, इंग्लिश देखा जाए तो क्या होगा, एज सून एज। तो सेंटेंस क्या बनेगा, द इंडियन एथलेटिक्स वेयर मॉब्ड एज सून एज दे अराइव्ड एट दिल्ली एयरपोर्ट, ऑप्शन सी। आगे देखेंगे, अब यहाँ पे हमें रीअरेंज करना है सेंटेंस को। सेंटेंस रीअरेंजमेंट को यहाँ पे कुछ आप ऑप्शन एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शन में देखें तो पी 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 और एस से स्टार्ट हुआ है, तो अगर देखें तो एस से अगर हम शुरू करते हैं वर अम्यूज्ड, तो ये तो क्या है, वर्ब है, ये तो हो नहीं सकता, तो ये पहला ऑप्शन जो डी वाला ऑप्शन है ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। उसके बाद में अब हम पी से स्टार्ट करके देखेंगे, पी के बाद में एस आएगा या फिर आर आएगा। तो अगर हम पी वाले सेंटेंस को पढ़ें, द स्टूडेंट्स क्या है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो सब्जेक्ट के बाद में हमें क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। तो वर्ब के लिए अगर हम देखें क्यू में एट द वर्ब नहीं है, ऑफ द ये भी वर्ब नहीं है, लेकिन एस में क्या है, वर अम्यूज्ड। तो हमें पता चल गया कि पी के बाद में क्या आएगा, एस आएगा, तो पी के बाद में आर वाला ये भी कैंसिल हो गया। अब पी के बाद में एस ए में भी है, बी में भी है, अब एस के बाद में आर आएगा या फिर क्यू आएगा, ये देख लेते हैं। तो अब आपको पता होनी चाहिए कि एम्यूज्ड के साथ में क्या आता है, एट का यूज होता है। एम्यूज्ड क्या होता है, एम्यूज्ड के साथ में
एट प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। एम्यूज्ड एट मतलब होता है आश्चर्यचकित हो जाना। तो यहाँ पे P के बाद में S आ रहा था, S के बाद में यहाँ पे Q आ जाएगा। तो S के बाद में Q अगर देखें तो ऑप्शन ए में है और ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल देखेंगे। 17 नंबर में वी क्या है? सब्जेक्ट है, इससे शुरू किया जा सकता है। बिलीव इन सोवरेन इक्वालिटी, ये वर्ब है। क्यू में वर्ब से शुरुआत है तो क्यू से शुरुआत नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। आर में अगर देखें द सिटीजन, ठीक है, इससे भी स्टार्ट किया जा सकता है, लेकिन आर तो ऑप्शन में ही है नहीं। एस है ऑफ इंडिया, तो ऑफ इंडिया से तो सेंटेंस की शुरुआत नहीं की जा सकती है, तो एस वाले ऑप्शन भी यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास में दो ऑप्शन बचे हैं, पी के बाद में या तो क्यू आएगा या फिर आर आएगा। तो अब हम पी वाले पढ़ के सेंटेंस को देखते हैं, आर सेट कर रहा है या फिर क्यू। तो पी में है वी। अब यहाँ पे वी से कुछ पता नहीं चल रहा है, या तो इसके बाद में वर्ब आ जाए या फिर कोई कॉम्प्लीमेंट आ जाए। तो अगर हम देखें पी के बाद में क्यू, तो क्यू में क्या है? वी बिलीव इन सोवरेन इक्वालिटी, ठीक है, यहाँ से भी हम कह सकते हैं, सेंटेंस बन सकता है। लेकिन अगर हम पी के बाद में एस आर वाला पढ़ें तो वी द सिटीजन एक कॉम्प्लीमेंट है। वी द सिटीजन, हम लोग कौन है? सिटीजन है। अब किसके सिटीजन है ये आगे वाले सेंटेंस में हम पढ़ेंगे। वी द सिटीजन ऑफ इंडिया, तो अगर आप देखें पी के बाद में आर के बाद में एस, एक कंप्लीट सेंटेंस बना रहा है। तो पी आर एस क्यू, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब आप पढ़ेंगे पी के बाद में आर, तो वी द सिटीजन ऑफ इंडिया बिलीव इन सोवरेन इक्वालिटी, तो ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ पे पी क्यू आर 3 से स्टार्टर दिया गया है, तो अगर हम पी से देखें तो आवर टीम हो सकता है, क्यू से देखें टू विन द लीग, ये भी हो सकता है, 2+B1 से सेंटेंस की शुरुआत की जा सकती है। आर अगर देखें तो आर में क्या लिखा हुआ है? इज़ वेल इक्विप्ड, तो आर से तो स्टार्ट नहीं हो सकता है, तो आर वाले ऑप्शन को हम पहले कैंसिल कर देंगे। अब बच गया पी और क्यू। अब देखेंगे पी के बाद में अगर यहाँ पे मेजोरिटी क्या है? पी की है, तो पहले हम पी का यहाँ पे चेक करेंगे। तो पी के बाद में क्यू आएगा या फिर आर आएगा, ये चेक करते हैं। तो आवर टीम, अब पी के बाद में क्यू में क्या लिखा हुआ है? टू विन, आवर टीम टू विन, ये तो कोई सेंटेंस मीनिंग ही नहीं दे रहा है, तो पी के बाद में क्यू वाले ऑप्शन भी यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। ध्यान देंगे यहाँ पे आवर टीम टू विन द लीग, ये तो कोई सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही नहीं बन रहा है, इसलिए हमने ऑप्शन ए को यहाँ पे कैंसिल करा। अब हमारे पास बच गया पी के बाद में आर, आवर टीम इज़ वेल इक्विप्ड। अब यहाँ पे इक्विप्ड के साथ में विथ का यूज होता है, आप जैसे अभी देखे थे एम्यूज के साथ में एट होता है, उसी तरीके से इक्विप्ड विथ होता है। तो आर के बाद में एस आएगा, ये तो कन्फर्म है। अब अगर हम देखें आर के बाद में एस, तो दोनों ऑप्शन में हमारे पास में है, ठीक है। तो अब हम सेंटेंस को थोड़ा इसके मीनिंग के ऊपर में चले जाएंगे। तो आवर टीम टू विन द लीग इज वेल इक्विप्ड। अब जो वेल इक्विप्ड होगा विथ द प्लेयर्स, फिट प्लेयर्स से, वो कौन होगा? आवर टीम होगा। तो अगर देखा जाए तो पी और आर और एस एक साथ रहेगा, पी आर एस एक साथ रहेगा। तो पी आर एस दोनों में एक साथ है, इसमें भी एस एक साथ है और इसमें भी एक साथ है। लेकिन अब यहाँ पे बात है कि पी से स्टार्ट होगा या फिर क्यू से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें क्यू से स्टार्ट होगा, क्योंकि क्यू एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। टू विन द लीग, क्योंकि टू विन द लीग यानी कि उस लीग को जीतने के लिए आवर टीम, हमारी टीम इज़ वेल इक्विप्ड, पूरी तरीके से तैयार है, विद द फिट प्लेयर से, पूरी तरीके से फिट प्लेयर से भरी हुई है। तो यहाँ पे क्यू से स्टार्ट होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था। आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब इसमें पूछा जा रहा है कि करेक्ट सेंटेंस यहाँ पे हमें चूज करना है चारों सेंटेंस में। अब आप सेंटेंस को अगर पढ़ेंगे तो इसका मीनिंग क्या निकल रहा है कि जैसे ही मिनिस्टर फ्लड एरिया में, जो बाढ़ प्रभावित जिले में पहुंचा, वैसे ही जो भीड़ है वो उनके अगेंस्ट में नारेबाजी शुरू कर दिए।
तो जैसे ही का मीनिंग कौन देता है? एज सून एज। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूनर देन नहीं होगा, सूनर नहीं होगा, लेटर वेन नहीं होगा। ऑप्शन सी ये करेक्टली यहाँ पे सेंटेंस है। अब यहाँ पे उसी तरीके से सुपरलेटिव डिग्री का हमें देखना है, किस ऑप्शन में, किस सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री का यूज हुआ है सही से। तो नो स्पोर्ट्समैन इज एज गुड एज सचिन इन द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स। अब यहाँ पे सुपरलेटिव देख लेना है, तो पहले ऑप्शन में अगर देखें तो गुड ही दिया है, तो ये तो सुपरलेटिव नहीं है, ये कैंसिल हो गया। उसके बाद में ऑप्शन नंबर बी देखें तो सचिन इज़ द ग्रेटेस्ट, ठीक है, ग्रेटेस्ट क्या है? सुपरलेटिव हमें मिल गया, ऑप्शन बी। आगे बढ़ने की हमें ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन सी में ग्रेटर देन दिया है, जो कि कंपैरेटिव डिग्री है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 21 नंबर से। अब यहाँ पे हमें करेक्ट कंजंक्शन का यहाँ पे चूज करना है। तो करेक्ट कंजंक्शन की बात करें, अब ये जो आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो एक तरीके से ये सेंटेंस क्या है? कंट्रास्ट शो कर रहा है। बोल रहा है कि डैश हार्ड द यूरोपियन यूनियन में ट्राई द ऑयल प्राइसेस आर फॉरकास्टेड टू सोर इन द अपकमिंग फाइनेंशियल क्वार्टर। इसका हिंदी क्या हुआ? मतलब अगर देखा जाए तो कि यूरोपियन यूनियन के लाख कोशिश करने के बावजूद, हाँ, जो तेल का जो प्राइस था उसका जो फोरकास्ट था आगे, मतलब ऊपर बढ़ने का, वो अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर में वो होके ही रहा। यानी कि ये क्या है? एक तरफ से यूरोपियन यूनियन क्या है, बहुत ही कोशिश कर रहा है, लेकिन वो तेल का जो प्राइस है वो आगे बढ़ गया। तो अगर यहाँ पे कंट्रास्ट शो करने के लिए जो कंजंक्शन का यूज होता है वो क्या होता है? हाउएवर। यहाँ पे सबसे फिट जो है हाउएवर हार्ड द यूरोपियन यूनियन में ट्राई। यहाँ पे सेंटेंस और भी करेक्ट हो जाता अगर यहाँ पे ट्राई के बाद में एक कॉमा दे दिया जाता। ट्राई के बाद में कॉमा यहाँ पे रहना चाहिए था। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पे अप्रोप्रिएट वर्ब का यहाँ पे कंप्लीटली ग्रामेटिकली कंप्लीट द सेंटेंस, वर्ब का हमें चुनाव करना है यहाँ पे। व्हेन वी रीच्ड, अब ये भी क्या है? कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशनल स्ट्रक्चर पे बेस्ड है। तो यहाँ पे व्हेन के साथ में क्या आता है? अगर व्हेन के साथ में सिर्फ पास्ट टेंस का यूज किया गया है तो आगे वाले पार्ट में पास्ट परफेक्ट का टेंस यूज किया जाता है। तो पास्ट परफेक्ट का यूज क्या होता है? हैड प्लस V3। अब यहाँ पे हैड यूज होगा तो वाज तो यहाँ पे कैंसिल हो गया, वुड कैंसिल हो गया, अब बच गया हैड या फिर हैड बीन। तो अगर आप सेंटेंस को पढ़ेंगे तो इसके मीनिंग के अनुसार आपको पैसिव में जाना पड़ेगा, पैसिव वॉइस बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हैड बीन यहाँ पे यूज होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये सवाल में क्या कह रहा है सेंटेंस में, व्हेन वी रीच द क्रीमेटोरिया द डेड बॉडी डैश ऑलरेडी क्रीमेटेड। यानी जब जैसे ही वो शमशान घाट पहुँचा, डेड बॉडी क्या हो गया था? मतलब कि उसका अंतिम संस्कार हो चुका था। तो डेड बॉडी का अंतिम संस्कार अपने से नहीं होगा, किसी के द्वारा किया गया होगा, यानी कि पैसिव वॉइस का यूज किया जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? एक्टिव वॉइस हमसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे पैसिव वॉइस दे दिया गया, एक्टिव वॉइस पूछा जा रहा है। तो एक्टिव वॉइस क्या होता है? एक्टिव पैसिव क्या होता है? ऑब्जेक्ट बन जाता है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट बन जाता है ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे रैट्स हैव बीन क्रिएटेड बाई अ हैंडफुल इन दिस कंट्री फॉर एजेज। अब बाई अ हैंडफुल, ये बाई के बाद में जो भी आएगा ये ऑब्जेक्ट, अब एक्टिव वॉइस में क्या हो जाएगा? वो सब्जेक्ट बन जाएगा। तो ये हैंडफुल से स्टार्ट होगा हमारा सेंटेंस। अब ये हैंडफुल से सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी ही स्टार्ट हो रहा है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में 24 नंबर देखेंगे, पैसिव वॉइस हमें चूज करना है। पैसिव वॉइस अभी एक्टिव में क्या दिया गया है? वियरिंग मास्क विल प्रिवेंट पीपुल फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग कोविड-19। विल के साथ में पैसिव वॉइस बनाने के लिए विल प्लस बी होना चाहिए। तो विल के साथ में बी सब में दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे पीपुल फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग कोविड-19, प्रिवेंट के साथ में फ्रॉम आता है, तो प्रिवेंट के साथ में यहाँ पे बाई दिया गया है, ये ऑप्शन कैंसिल हो गया, ये हो नहीं सकता है। प्रिवेंट के साथ में फ्रॉम यहाँ भी है और फ्रॉम यहाँ भी है। लेकिन अगर आप देखेंगे वियरिंग मास्क से सेंटेंस यहाँ पे पैसिव वॉइस में था, तो एक्टिव में तो वियरिंग मास्क से शुरुआत नहीं होगा, तो ये भी कैंसिल हो गया ऑप्शन।
अब ऑप्शन ए में देखेंगे, क्योंकि हमारे पास नन ऑफ द एबव भी दिया है, तो लेकिन ए में अगर पढ़ेंगे पीपुल विल बी प्रिवेंटेड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग कोविड-19 बाय वेयरिंग मास्क, तो ये बिल्कुल सही यहाँ पे पैसिव वॉइस बनाया गया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 25 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच पूछा जा रहा है। डायरेक्ट स्पीच दे दिया गया, इनडायरेक्ट पूछा जा रहा है। तो इनडायरेक्ट में क्या होता है, यहाँ पे आस्क्ड राम है यानी कि पास्ट में है, तो विल कहाँ पे चेंज होगा, वुड में चेंज होगा, तो यहाँ पे विल दे दिया गया है, ये ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पे भी विल है, ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पे वुड है, लेकिन यहाँ पे वुड का यूज किया ही नहीं गया है, तो ये भी ऑप्शन कैंसिल हो गया। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिया गया है, एक यहाँ पे पोएम दिया गया है, आप वीडियो पॉज करके पोएम को पढ़ेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, व्हाट इज द फ्लावर दैट लूसी इज कंपेयर्ड विथ इन द पोएम। तो जो फ्लावर है उसमें जो कंपेयर किया गया है लूसी को, वो है रोज। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे फ्रेश एज ए रोज इन जून, यहाँ पे 5वां लाइन जो देखेंगे तो यहाँ पे रोज का चर्चा किया गया है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर में है, व्हाट इज़ द स्पीकर्स डेस्टिनेशन। तो स्पीकर का जो डेस्टिनेशन है वो कहाँ है, तो वो है एक कॉटेज। कहाँ पे है, कॉटेज में है। आप अगर देखेंगे यहाँ पे ये वाला सेंटेंस देखेंगे, वेन डाउन बिहाइंड द कॉटेज रूफ, तो यहाँ पे कॉटेज का जिक्र किया गया है। उसके बाद में 28 नंबर में है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मेंशन्ड एज पार्ट ऑफ द लैंडस्केप। तो अब लैंडस्केप के तौर पे किस यहाँ पे वर्ड का यूज नहीं किया गया है इस वाले पोएम में। तो अगर आप देखेंगे हिल का यूज किया गया है, यहाँ पे हिल का यूज किया गया है, ये वाले सेंटेंस में देखेंगे क्लाइंब द हिल, ठीक है। कॉटेज का यूज आपने देखा, यहाँ कॉटेज का यूज किया गया है। ऑर्किड प्लॉट का यूज किया गया है, यहाँ पे बिल्कुल ऑर्किड प्लॉट का यूज किया गया है, यहाँ पे देखेंगे आप ये वाला ऑर्किड प्लॉट। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो बच गया द बार्न, इसका यूज नहीं किया गया है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डज द मून सीम टू रिप्रेजेंट। तो अगर आप ये पूरा पोएम अगर आप पढ़े होंगे तो इसमें जो मून है वो एक गाइडिंग लाइट की तरह है और ए सिंबल ऑफ स्पीकर्स लव की है, तो ये भी है, और ए और बी दोनों हैं, तो इस तरीके से ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर, द मून इज डिपिक्टेड एज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। अब मून को कैसे डिपिक्ट किया गया है इस वाले पूरे सेंटेंस में, पूरे पोएम में, तो ध्यान देंगे यहाँ पे। अगर आप देखेंगे डिसेंडिंग किया गया है, सिंकिंग भी किया गया है, डांसिंग भी किया गया है। यहाँ पे डांसिंग नहीं किया गया है, इवनिंग किया गया है, सिंकिंग किया गया है और डिसेंडिंग किया गया है, लेकिन डांसिंग नहीं किया गया है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में